और ईरान और इजराइल का युद्ध फिर से शुरू हो सकता है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। ट्रंप को खतरा है कि हालात फिर से बेकाबू हो सकते हैं, लेकिन इजराइल का फोकस अब गाजा पर भी है, जहां पर उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा है। वहीं ट्रंप ने नेटो की मीटिंग में पहुंचकर पुतिन को परेशान करने वाला एक बहुत बड़ा फैसला लागू कर दिया है। ईरान और इजराइल का सीजफायर कब तक रहेगा, इसका खतरा बना हुआ है। लेकिन ऐसे हमलों का खौफ अब दो सबसे बड़े फ्रंट पर बढ़ने लगा है और यहां 100% गारंटी है कि तबाही हर रिकॉर्ड को तोड़ देगी। पहला फ्रंट है गाजा और दूसरा फ्रंट है यूक्रेन। एक तरफ फंसे हैं बेंयामिन नेतन्याहू और दूसरी तरफ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। नेतन्याहू की बमबारी जारी है, लेकिन हमास के हमलों ने इजराइल को बड़ी टक्कर देनी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज करके बता दिया है कि जून में नहीं तो जुलाई में ज़ेलेंस्की की फौज का काम तमाम कर देगा रूस। जब ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था, तब हमास और पुतिन ने अपने दुश्मनों पर ऐसा कहर बरसाया है कि दोनों फ्रंट आग उगल रहे हैं। गाजा के खान यूनुस इलाके में इजराइल की सेना को बहुत बड़ा झटका लगा है। हमास के हमले में 1-2 नहीं 7 सैनिक एक साथ मारे गए हैं। इस खबर ने इजराइल के हर कमांडर को डरा दिया है, क्योंकि जिस हमास के खिलाफ इजराइल 600 दिन से लंबा युद्ध लड़ रहा है, वो हमास अब भी इजराइल के सैनिकों को मार रहा है। इजराइल की मीडिया में 7 सैनिकों की तस्वीरें छपी हैं। 7 सैनिकों को हमास ने गाजा पट्टी के खान यूनुस में तब मारा जब वो एक बख्तरबंद गाड़ी में थे। हमास ने उनकी बख्तरबंद गाड़ी पर विस्फोटक फिट कर दिया। धमाके में मरने वाले सभी इजरायली सैनिक 21 वर्ष से कम उम्र के थे। इसलिए जून महीने का आखिरी मंगलवार नेतन्याहू के लिए काला मंगलवार कहा जा रहा है। हमास के इस तरह के हमलों ने इजरायली सेना के पावर सेंटर में तहलका मचा दिया है। ऐसे हमले लगातार तेज हो रहे हैं। कोशिश है कि नेतन्याहू की फौज में नया डर पैदा किया जा सके, क्योंकि ऐसे धमाकों में न सिर्फ इजराइल का टैंक फट रहा है, बल्कि इजरायली सेना की ताकत वाली छवि भी चकनाचूर हो रही है। इसराइल के अखबारों में आज ईरान के अलावा गाजा की खबरें सुर्खियों में हैं। गाजा में हमास के एक हमले में इसराइल के 7 सोल्जर मारे गए हैं। जब से गाजा में ये जंग शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक ये इसराइली फोर्सेस को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि गाजा में लगातार हालात ख़राब हैं और जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशंस में अब इसराइली फोर्सेस को नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से नेतन्याहू लगातार प्रेशर में आ गए हैं और अभी ये हालात वहाँ पे सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। गाजा में मंगलवार को क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट देख लीजिए। इजराइल के हमलों में 86 लोगों की मौत हुई है। वहीं हमास के हमले में इजराइल के 7 सैनिक मारे गए। इसीलिए इसे काला मंगलवार कहा जा रहा है, क्योंकि गाजा में खून खराबा हर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अब तक गाजा में इजराइल की बमबारी में 56,000 लोग मारे गए हैं, जबकि इजराइल के अब तक 440 सैनिक मारे जा चुके हैं। אתמול אחר הצהריים, במהלך פעילות מבצעית, הוצמד מטען על רכב משוריין מסוג פומה של כוחות החטיבה. כתוצאה מכך, הרכב המשוריין עלה באש. נשלחו כוחות חילוץ ומסוקים לנקודה, הם ביצעו ניסיונות לחלץ את הלוחמים, אך ללא הצלחה. מדובר באירוע מורכב שעדיין מתוחקר. לכשיסתיים התחקיר, נציג אותו קודם כל למשפחות, ואחר כך לציבור. זו החובה שלנו. गाजा में इजराइल और हमास का युद्ध और हजारों लोगों की मौत पर कुछ दिन तक ईरान इजराइल के युद्ध ने पर्दा डाल दिया था, लेकिन अब इस फ्रंट की तस्वीरों ने फिर से दुनिया में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है। नेतन्याहू ने ईरान युद्ध पर भले ही ब्रेक लगा दी हो, लेकिन युद्ध अब भी उनके सिर के चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन हमास के कब्जे में 23 बंधकों को लेकर नेतन्याहू अब भी दबाव में है। वो जानते हैं कि अगर उनका युद्ध तेज हुआ तो बाकी बचे बंधकों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। עלינו להשלים את המערכה נגד הציר האיראני, להכריע את החמאס ולהביא לשחרור כל חטופינו, החיים והחללים כאחד.
ולמשפחות החטופים אני אומר, לא הפסקנו לרגע, אפילו לרגע, כולל בזמן המלחמה, את המאמצים להחזיר את כל חטופינו הביתה. שוב, החיים והחללים כאחד. ואנחנו לא נרפה מהמשימה הקדושה הזו עד שהיא תושלם. मैं इस वक्त टेल अवीव में हूँ। यहाँ से गाज़ा को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है वो इसराइल को परेशान कर रही है। गाज़ा में इसराइल की सेना पर हमले तेज़ हो रहे हैं। गाज़ा में इसराइल की सबसे खतरनाक मशीन यानी उसके टैंक और बख्तरबंद गाड़ी आसान टारगेट बन रहे हैं, क्योंकि हमास के एंटी टैंक दस्ते अब भी गाज़ा में कई जगहों पर एक्टिव हैं। लगातार हमलों के बीच नेतन्याहू भी बहुत प्रेशर में हैं, क्योंकि बहुत से बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं। पूरे गाज़ा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाए जाने के बाद उनको छुड़वाना आसान नहीं हो रहा है। एक तरफ नेतन्याहू दिखा रहे हैं कि गाजा में क्या हो रहा है, हमास से कैसे अब तक 23 बंधकों को छुड़ाने की कोशिश जारी है, कैसे उनकी फोर्स लगातार गाजा में ऑपरेशन कर रही है, और ईरान के बाद अब इजराइल का पूरा फोकस गाजा की जंग को समेटने का है। वहीं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के हमलों को वायरल करके बता दिया है कि यूक्रेन पर ऐसी मार पिछले करीब 3.5 सालों के युद्ध में नहीं पड़ी। यूक्रेन के हर बड़े शहर को पुतिन की मिसाइल और कामिकाज़े ड्रोन दहला रहे हैं। पुतिन के इन्हीं हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की ने बड़े मौके पर चौका लगाने की कोशिश की है। नेदरलैंड्स में नेटो की सालाना बैठक में ज़ेलेंस्की भी पहुंचे, और जब ग्रुप फोटो हुई तो उसमें आप ज़ेलेंस्की को भी देखिए और ट्रंप पर भी नजर डालिए। 32 देशों के इस मिलिट्री ग्रुप को सोवियत संघ का विस्तार रोकने के लिए तैयार किया गया था, और ये ग्रुप ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के मुद्दे पर पुतिन से लड़ने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन मुश्किल ट्रंप ने खड़ी कर दी है। ट्रंप नहीं चाहते कि ऐसा हो। जैसे ही ज़ेलेंस्की ने नेटो मीटिंग के लिए कोटनुमा जैकेट पहनकर नेदरलैंड्स जाने की तैयारी की, पुतिन ने यूक्रेन के कई शहरों पर मौत बरसानी शुरू कर दी। यूक्रेन में हुए ताजा हमलों में 26 लोगों की मौत हुई है और 200 से ज्यादा घायल हुए हैं। चौथे साल में पुतिन यूक्रेन को नहीं बख्श रहे और उनकी फायर पावर लगातार बढ़ती जा रही है। यूक्रेन में अब तक 12,000 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले बता रहे हैं कि पुतिन अब इस युद्ध को बहुत जल्दी समेटना चाहते हैं, लेकिन बड़ा खतरा आगे है, क्योंकि पुतिन की नजर अब उन देशों पर है जिन्होंने ज़ेलेंस्की की मदद करके रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये बात ज़ेलेंस्की अब पूरे नेटो ग्रुप तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि 28 फरवरी 2025 की मुलाकात अब भी ट्रंप को उतनी ही याद है जितनी ज़ेलेंस्की को। ग्रुप फोटो के दौरान दोनों के जहन में वो तस्वीर आज भी ताजा है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में ज़ेलेंस्की को बुलाया था, लेकिन दोनों के बीच ऐसी बहस हुई कि पूरी दुनिया उन पर हंसती नजर आई। इसी मीटिंग ने ट्रंप और ज़ेलेंस्की के रिश्तों में ऐसी दरार डाली कि अब तक पैचअप यानी वापस रिश्ते सुधरने की तरफ बढ़ना आसान नहीं होगा। यूक्रेन में लगी आग बता रही है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं। खार्किव को जलाकर रूस का अगला टारगेट कौन बनने जा रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं। कैपिटल कीव से लेकर खार्किव और सूमे हर शहर में रूस की फौज लाशों का पहाड़ खड़ा करना चाहती है, लेकिन परमाणु बेस पर हमले के बाद यूक्रेन पर रहम के लिए अब पुतिन के दिल में कोई जगह नहीं। 3.25 साल के युद्ध में पुतिन के शोलों की तादाद बढ़ती जा रही है। रूस में सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव, जो रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन से बातचीत का बस एक मकसद है, संपूर्ण जीत और यूक्रेन में नाजीवाद हुकूमत की 100% तबाही। लेकिन पुतिन के इन इरादों को टक्कर देने के लिए यूरोप में नई कोशिश शुरू हो गई है। ज़ेलेंस्की ने हर उस शख्स से मुलाकात की है जो यूक्रेन को हथियार दे रहा है या फिर आगे दे सकता है। यानी ज़ेलेंस्की लगातार सप्लाई रूट बरकरार रखने के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन को हथियार मिलने बंद हुए तो समझ लीजिए कि ज़ेलेंस्की की सेना 24 घंटे भी पुतिन के आगे टिक नहीं पाएगी। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अमेरिका और इजराइल भले ही लाख दावे करे कि हमने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है, लेकिन जो खबरें इजरायली और अमेरिकी मीडिया में सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक ईरान का 400 किलो यूरेनियम गायब हो चुका है, जिससे 10 एटम बम बन सकते हैं। ईरान का यूरेनियम कहां है, इसका पता सिर्फ रूस को है।
ऐसे दावे किए जा रहे हैं। على ما معاد 400 किलो यूरेनियम ईरान से गायब, रूस पहुंचा या उत्तर कोरिया। 12 दिन तक चले ईरान इजराइल युद्ध में बेशक अमेरिका और इजराइल प्रचंड जीत का दावा करें, लेकिन ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों का सामना करते हुए 12 दिन में कुछ ऐसा परमाणु खेला कर दिया है जो अब इजराइल के साथ साथ अमेरिका और यूरोप के होश उड़ा रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ईरान के पास मौजूद 408 किलो ऐसा यूरेनियम जिससे 10 परमाणु बम आसानी से बन जाएंगे। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपना 408 किलो यूरेनियम ऐसी जगह या देश में छिपा दिया है जिसे खोजने में इजराइल और अमेरिका के पसीने छूट चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि 22 जून को जब अमेरिका के 7 B-2 बम वर्षकों ने 14,000 किलो के 12 से ज्यादा बम फोर्दो, नतांज और इस्फहान एटमी अड्डों पर गिराए, उस हमले में ईरान के यूरेनियम को रत्ती भर भी नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ईरान का 60% तक संवर्धित यूरेनियम यानी यूरेनियम 235 कहां चला गया है। कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने दावा किया है कि ईरान को बेशक भयानक नुकसान हुआ हो, लेकिन ईरान ने 10 एटम बम बनाने के लिए जरूरी 408 किलो यूरेनियम को बचा लिया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस ने उत्तर कोरिया के साथ मिलकर ईरान के यूरेनियम को गायब करने में मदद की है। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान आने वाले दिनों में दोबारा से एटम बम बनाने में जुट जाएगा। जिंदा है खामनेई, यूरेनियम हुआ गायब, युद्ध अभी बाकी है। इजराइल के जबरदस्त लड़ाकू जेट और मिसाइलों ने ईरान को 12 दिन की जंग में बेतहाशा नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं है। इजरायली सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के टॉप 20 सैन्य अधिकारियों और जनरलों को मार डाला, उसके 10 परमाणु वैज्ञानिकों को मार डाला। ईरान के 4 से 5 परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से रौंद डाला। अमेरिका ने अपने B-2 बम वर्षकों से ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों को तबाह कर डाला। लेकिन इतनी भीषण तबाही और बर्बादी झेलने के बावजूद ईरान के पास आज भी 2 सबसे ताकतवर चीजें मौजूद हैं। एक है 408 किलो यूरेनियम जिससे 10 परमाणु बम ईरान आने वाले दिनों में बना सकता है, और दूसरे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर 86 साल के अली खामनेई, जो एक बार फिर से ईरान के उन जनरलों और अधिकारियों की भरपाई कर सकते हैं जो इजरायली हमलों में मारे जा चुके हैं। अब आप ये जान लीजिए कि क्यों अमेरिका और इजराइल बेचैन है कि आखिर ईरान का 408 किलो यूरेनियम कहां गया। हम आपको ईरान का दावा दिखाते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि ईरान ने अपने यूरेनियम को अमेरिका और इजराइल के हमलों से कैसे बचाया है। जरा इस एनिमेशन को देखिए। इजरायली अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि ईरान हमले से पहले यूरेनियम भंडार और उपकरणों को एक गुप्त स्थान पर ले गया होगा। अमेरिकी हमलों से पहले ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो परमाणु सुविधा के बाहर 16 ट्रकों का काफिला दिखाई दिया था, जो एक पहाड़ के अंदर बनाया गया एक भारी किलेबंद स्थल है और मिसाइल हमलों से लगभग सुरक्षित माना जाता है। दावा किया जा रहा है कि कुछ यूरेनियम ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकाने पर मौजूद था, उसे भी ईरान ने अमेरिका के हमले से पहले गुप्त ठिकाने पर पहुंचा दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कई बार दावा कर चुके हैं कि ईरान ने संवर्धित यूरेनियम इजराइल और अमेरिका के हमले से पहले ही खुफिया ठिकाने पर पहुंचा दिया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 408 किलो यूरेनियम को 16 ट्रकों से कहीं छिपा दिया है। अमेरिका का दावा, तबाह किए परमाणु ठिकाने और यूरेनियम।
अब आप जरा इस दूसरे एनिमेशन को देखिए, जिसमें दावा किया गया है कि 22 जून को जब अमेरिका के 125 लड़ाकू विमानों, बम वर्षकों और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, उस वक्त ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति का दावा है कि अमेरिका के तूफानी हमलों से परमाणु ठिकानों पर मौजूद ईरान का यूरेनियम अमेरिकी हमलों में पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यानी अमेरिका के दावों के मुताबिक ईरान का यूरेनियम अमेरिकी हमलों में तबाह हो चुका है। I believe it was total obliteration. I believe they didn't have a chance to get anything out because we acted fast. If it would have taken 2 weeks maybe, but it's very hard to remove that kind of material. Very hard and very dangerous for them to remove it. Plus they knew we were coming, and if they know we're coming, they're not going to be down there. लेकिन अब सवाल उठता है कि दुनिया भर की मीडिया ये क्यों दावा कर रही है कि ईरान के परमाणु ठिकाने और परमाणु ठिकानों में मौजूद ईरान का 408 किलो यूरेनियम अमेरिका और इजरायली हमलों से बच चुका है। क्यों दावे किए जा रहे हैं कि ईरान ने हमले से पहले ही अपना यूरेनियम कहीं छिपा दिया है। खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी ईरान के यूरेनियम को लेकर बुरी तरह से भ्रमित है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्वीकार किया है कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान का 400 किलो यूरेनियम गायब हो गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एबीसी न्यूज से बात करते हुए इसकी पुष्टि की है। उन्होंने माना है कि पिछले हफ्ते ईरान की 3 परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका के हवाई हमलों के बाद यूरेनियम का 400 किलोग्राम भंडार गायब हो गया है। उन्होंने माना है कि 400 किलो संवर्धित यूरेनियम से कम 10 परमाणु बमों का निर्माण हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये 408 किलो यूरेनियम करीब 60% तक संवर्धित है और परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित होना जरूरी है। दावा किया गया था कि ईरान 3-4 हफ्तों में 60% से 90% यूरेनियम संवर्धित कर लेता, इसलिए इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। रिपोर्ट के मुताबिक 60% तक संवर्धित यूरेनियम को ईरान के प्रमुख स्थलों पर संग्रहित किया गया था और अब माना जाता है कि अमेरिका के हमले से पहले इसे हटा दिया गया था। 400 किलो यूरेनियम ईरान से गायब, क्या रूस ने किया खेला? ईरान और इजराइल जंग में जिस तरह से इजराइल की तरफ से अमेरिका ने खुलकर साथ दिया है, ठीक उसी तरह से ईरान का साथ रूस ने भी कहीं ना कहीं जरूर दिया है। बेशक रूस ने अपने हथियार ईरान को नहीं दिए, लेकिन पर्दे के पीछे से ऐसा खेल खेला कि इजराइल को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings. राष्ट्रपति ट्रंप भी राष्ट्रपति पुतिन के दबाव में आए और सीज फायर हुआ, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अब यह भी पता चला है कि ईरान के परमाणु ठिकानों और यूरेनियम को बचाने के लिए रूस ने पर्दे के पीछे से अमेरिका के साथ मिलकर खेल खेला है ताकि ईरान को बचाया जा सके। इसका सबूत है पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का वो बयान जिसमें उन्होंने ईरान को एटम बम देने की बात कही है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद कई देश अब ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। यानी दिमित्री मेदवेदेव के मुताबिक दुनिया में कई परमाणु संपन्न ऐसे देश हैं जो ईरान को जंग के लिए गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार दे सकते हैं। एक्स पर एक पोस्ट में मेदवेदेव ने सुझाव दिया कि इस्फहान, नतांज और फोर्दो में 3 साइटों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के हमलों का उल्टा असर हुआ है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो हासिल करने का लक्ष्य रखा था उसके विपरीत परिणाम सामने आए हैं। मेदवेदेव के मुताबिक परमाणु सामग्री का संवर्धन और अब हम इसे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं परमाणु हथियारों का भविष्य का उत्पादन जारी रहेगा। दिमित्री मेदवेदेव ने जिस तरह से ईरान को परमाणु बम देने को लेकर बयान दिया है उसने अमेरिका और इजराइल को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इधर इजरायली सूत्रों ने ईरान के 400 किलो यूरेनियम पर एक बड़ा खुलासा किया है। इजरायली सूत्रों का दावा है कि ईरान ने यूरेनियम कहां छिपा रखा है उसका पता इजराइल की खुफिया एजेंसियों को लग गया है। सऊदी समाचार आउटलेट
अल हदत ने मंगलवार को एक अज्ञात इजरायली सुरक्षा सूत्र का हवाला देते हुए बताया कि इजरायल को ठीक से पता है कि ईरान अपने समृद्ध यूरेनियम के भंडार कहां रख रहा है। अल हदत से बात करने वाले अधिकारी ने आगे दावा किया कि अधिकांश समृद्ध यूरेनियम ईरान में मलबे के नीचे दबा हुआ है। अब ऐसे हालात में अगर ईरान का यूरेनियम ईरान के बाहर पहुंच गया तो आने वाले दिनों में ईरान को रेडीमेड एटम बम मिल सकते हैं। और इस खेल में अगर रूस और उत्तर कोरिया ने ईरान का साथ दे दिया तो यकीन मानिए ये इजराइल और अमेरिका के लिए किसी तबाही से कम नहीं होगा।